दोस्तों अचानक कोई हादसा हुआ और आपने किसी अपने को खो दिया। कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए बहुत समय से कड़ी मेहनत कर रहा था और उस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। या फिर वो स्टूडेंट अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। अचानक हुए किसी एक्सीडेंट में किसी ने अपनी सुनने या देखने की शक्ति खो दी या फिर उसका कोई अंग परमानेंटली बेकार हो गया। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और कई बार जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं और उनका बिखराव खुले तौर पर देखा भी जा सकता है। पर कुछ लोग चाहे बाहर से सामान्य दिखें, परंतु अंदर ही अंदर वो टूट जाते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई एक्सट्रीम सिचुएशंस की। परंतु अपने डेली लाइफ में, अपने घर पर, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर हमें बहुत सारे ऐसे अनुभवों से दो चार होना पड़ता है जो इस तरह का तीव्र आघात तो नहीं देते, परंतु फिर भी उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता रहता है। और ये स्ट्रेस कब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अचानक बाहर निकलकर बच्चों को डांटने का या घर पर या ऑफिस में एग्रेसिव या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का रूप ले लेता है, हम अपनी भागदौड़ से भरी जिंदगी में कई बार इस चीज़ को प्रॉपरली और ऑब्जेक्टिवली नोटिस भी नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू का डेटा कहता है कि डिप्रेशन विश्व में डिसेबिलिटी का एक प्रमुख कारण बन चुका है। मानसिक बीमारियों ने अपनी विकरालता में पीछे छोड़ दिया है कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों को भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल एजिलिटी के कॉन्सेप्ट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम सबकॉन्शियसली हमें कल्पना से परे शक्ति दे सकता है मानसिक तनाव और भावनाओं के आवेग से निपटने की। वो शक्ति जो एक्सट्रीमली हेल्पफुल है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों दुनिया भर में स्ट्रेस मैनेजमेंट के एरिया में जो भी रिसर्चेस या स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं, उनमें एक बात कॉमन पाई गई है कि ये जो रोज़मर्रा की दिनचर्या में छोटी छोटी तनाव की स्थितियां हम एनकाउंटर करते हैं, यदि हम प्रैक्टिस के द्वारा इन स्थितियों से निपटने के लिए एक रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप कर सकें, तो ये रिस्पॉन्स सिस्टम न सिर्फ हमारी मदद करता है रोज़ दर रोज़ तनाव को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने से रोकने के लिए, बल्कि ईश्वर न करे अगर कभी गहरे आघात की स्थिति का भी हमें सामना करना पड़े, तो हम पाते हैं कि हम बेहतर इक्विप्ड हैं उस स्थिति से निपटने के लिए भी। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन का कंसेप्ट अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है इमोशन मैनेजमेंट से, यानी भावनाओं के प्रबंधन से। और इस बारे में की गई रिसर्चेस और स्टडीज़ का जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक कंसेप्ट बहुत प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आता है, जो कि प्रोपगेट किया गया है फॉरेन रिसर्चर्स के द्वारा, बट ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मैच करता है हमारे भारतीय दर्शन से। और वो कंसेप्ट है इमोशनल एजिलिटी का, जिसके बारे में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलर बुक लिखी है डॉक्टर सूसन डेविड ने, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और हार्वर्ड प्रोफेसर हैं। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर कोई गिफ्ट कंसीडर कर रहे हैं अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए, तो इस बुक को उन गिफ्ट्स की लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सीखना जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर है। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इमोशनल एजिलिटी के कंसेप्ट की। तो इमोशनल एजिलिटी का कंसेप्ट दो बातों पर फोकस करता है। पहली है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, और दूसरी है एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। तो इमोशनल एजिलिटी का कंसेप्ट कहता है कि जितनी अधिक प्रैक्टिस हम इन दोनों एलिमेंट्स की करते जाते हैं, उतनी ही जल्दी एक्टिवेट होने लगता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हमारे मस्तिष्क का रेडिनेस पोटेंशियल। तो चलिए पहले अब इतनी बात को डिकोड कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे कि कैसे हमारा वैल्यू सिस्टम इस पूरे कंसेप्ट की एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन के उभरता है। तो ये जो पहले एलिमेंट के तौर पे हमने एक्सेप्टेंस या स्वीकृति की बात की, ये एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है? तो इमोशनल एजिलिटी का कंसेप्ट कहता है कि ये एक्सेप्टेंस या स्वीकृति है एक विचार को सिर्फ एक विचार के रूप में देखने की। अब इस बात को थोड़ी सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता और इसीलिए वो मुझे प्रमोशन इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं देगा। इस बात से दूर हटकर जाना है इस बात की तरफ कि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि इस समय मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता और इसीलिए वो मुझे प्रमोशन इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं देगा। अब दोस्तों ये बात सुनने में पहली बार में अजीब लग सकती है, परंतु चूंकि इस कंसेप्ट से जुड़े हुए न सिर्फ फॉरेन बल्कि इंडियन लिटरेचर का भी मैंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, इसलिए एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि बिना इस कंसेप्ट को समझे हुए बहुत बहुत मुश्किल है एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम को डेवलप कर पाना, जो कि ज़िंदगी की हर डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा गाइडिंग फोर्स बन सके। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी सॉल्यूशन या प्रोसेस तनाव की हर स्थिति में एप्लीकेबल नहीं है और स्ट्रेस में परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकता है, तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है।
जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग तनाव से निपटने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि उससे ना ही स्ट्रेस में परमानेंट रिलीफ मिलती है और इससे उनके अंदर स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देने की कोई शक्ति भी डेवलप नहीं होती। तो चलिए फिर लौटते हैं विचार को अपने से अलग रखकर देखने के कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों, फॉरेन स्कॉलर्स ने तो इस कंसेप्ट को कुछ समय पहले ही विश्व पटल पर रखा है, परंतु हम पाएंगे कि भारतीय दर्शन में कई जगह पर साक्षी भाव की बात कही गई है, जिसका बेसिस ये है कि मनुष्य के अंदर स्वयं को विचारों से अलग करके देखने की एक इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है। बस बात सिर्फ ये है कि इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। तो कमिंग बैक टू बेसिक्स, इमोशनल एजिलिटी के कंसेप्ट का पहला पार्ट हो गया एक्सेप्टेंस या स्वीकृति, जिसका अर्थ है मैं ये अनुभव कर रहा हूँ से मैं साक्षी भाव से ये देख रहा हूँ कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ तक की यात्रा। तो इमोशनल एजिलिटी के कंसेप्ट का दूसरा पार्ट है एक्यूरेसी या सटीकता, जिसका अर्थ है कि हर इमोशन को स्ट्रेस का नाम देने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता है अपने इमोशन को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने की और लेबल करने की, यानी कि नाम देने की। क्या मेरा इमोशन भय है, इस बात का कि यदि मैं प्रमोट नहीं हो पाया तो मैं उन बेनिफिट्स से वंचित रह जाऊंगा जो प्रमोट होने के बाद मुझे मिल सकते हैं? या क्या वो भाव लज्जा का भाव है, लज्जा इस बात की कि मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन के लायक नहीं समझा। ये बात जब मेरे सहकर्मियों को, मेरे क्लोज रिलेटिव्स को या मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता चलेगी तो मुझे उनके सामने नजरें नीची करनी पड़ सकती हैं। तो जरा विचार कीजिए कि ये भय और लज्जा के भाव क्या हमारे मन में पहली बार आए हैं, या क्या ये भाव हमारे मन में अंतिम बार आए हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर सकें जो कि इन विचारों के हमारे मन में आने पर हमें तनाव की स्थिति में जाने से बचा सके? तो इमोशनल एजिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमने तनाव या स्ट्रेस के आवरण को हटाकर असली भाव को आइडेंटिफाई और लेबल कर लिया, तब हमें रेफर करना है अपने वैल्यू सिस्टम को। अब ये वैल्यू सिस्टम एक रेफरेंस बुक की तरह है, जिसके डिफरेंट पेजेस पर हमने लिखे हैं डिफरेंट इमोशंस से डील करने के लिए सुटेबल रिस्पॉन्सेस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रिस्पॉन्सेस हम इस रेफरेंस बुक में लिखेंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे हम ये रिस्पॉन्सेस? तो देखिए, हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे अनुभव लेते हैं, कई बार बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, और इन सब के बेसिस पे हम एक समझ डेवलप करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं। और ये बिलीफ सिस्टम हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, कभी एक्टिव स्टेट में और कभी पैसिव स्टेट में। बस हमसे चूक यहाँ पर हो जाती है दोस्तों, कि हम अपने अंतर्मन के पटल पर अपने वैल्यू सिस्टम या अपने बिलीफ सिस्टम को एक शिलालेख की तरह उकेरना आवश्यक नहीं समझते। बट इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल अगर हम एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें गाइड कर सके स्ट्रेस की हर एक सिचुएशन में। दोस्तों, ये बात है अपने विश्वास पर विश्वास करने की, और ये तभी होगा जब आपका अंतर मन आपके वैल्यू सिस्टम को सर्टिफाई करेगा। इसमें किसी और के सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप महात्मा गांधी के वैल्यू सिस्टम में या सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के वैल्यू सिस्टम में कई सारी भिन्नताएं पाएंगे, परंतु इनमें से किसी ने भी अपने वैल्यू सिस्टम के लिए किसी और का सर्टिफिकेशन नहीं मांगा। ये इनका अपने वैल्यू सिस्टम पर अटूट विश्वास ही था जिसने इन सभी को वो शक्ति दी जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशंस से गुजरते हुए भी अपने व्यक्तित्व के विराट स्वरूप को विश्व पटल पर प्रस्तुत कर पाए। इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए अज्यूम कीजिए कि सपोज हमें उस भय से डील करना है जो कि हमारे प्रमोशन हो जाने या न हो पाने की स्थिति में, एग्जाम का पेपर लीक हो जाने की स्थिति में, या फिर अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी कोई एग्जाम क्लियर न कर पाने की स्थिति में पैदा होने वाली संभावनाओं को लेकर तनावग्रस्त कर सकता है। और अज्यूम कीजिए कि इस भय के रिस्पॉन्स के लिए हमने अपने वैल्यू सिस्टम की रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है निर्भयता, और ये निर्भयता का वैल्यू सिस्टम हमने डेवलप किया है अपने विश्वास से हुई है सोई जो राम रचिराखा के कंसेप्ट पर, अपने विश्वास से अशोच्यानंद व शोचस्वम के कंसेप्ट पर, अपने विश्वास से जातस्य ध्रुवो मृत्यु के कंसेप्ट पर, अपने विश्वास से माँ कर्मफल हेतुर्भुः के कंसेप्ट पर। तो हम किसी भी भय की सिचुएशन में अपने इस वैल्यू सिस्टम को रेफर कर सकते हैं और विश्वास के साथ तनाव को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम दिखा देगा एक क्लियर और अनएम्बिगुअस रिस्पॉन्स उस सिचुएशन के लिए जो संभवतः हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती थी। यदि आपको वैल्यू सिस्टम के बारे में और अधिक अध्ययन करना हो तो आप श्वार्ट्ज थ्योरी ऑफ बेसिक वैल्यूज को रेफर कर सकते हैं, परंतु मुख्य बात यह है मित्रों कि वही वैल्यू सिस्टम आपको तनाव से मुक्त करने की क्षमता रखता है जिस पर महात्मा गांधी की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह या सरदार भगत सिंह की तरह आपको पूर्ण और अटूट विश्वास हो, क्योंकि विश्वास की शक्ति अकल्पनीय है मित्रों। तो ये थी बात तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल एजिलिटी के कंसेप्ट्स की। कीप लर्निंग।